सुबह सुबह गांव के एक छोटे से घर में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। छोटी बहू राधिका झाड़ू लगा रही थी, जबकि बड़ी बहू सरला बरामदे में बैठकर आराम से चाय पी रही थी। वहीं घर की बूढ़ी माँ तुलसी के पौधे पर जल चढ़ा रही थी। सारा घर का काम मुझसे ही क्यों कराया जाता है? न कोई मदद मिलती है और न कोई मान सम्मान। मेरा तो जीना ही हराम हो गया है। क्यों राधिका, तू तो हमेशा काम में लगी रहती है। तुझे काम किए बिना चैन ही नहीं आता क्या? आपकी तरह नहीं हूँ जो पूरे दिन बस आराम ही करना चाहती हूँ। अरे राधिका, जुबान संभाल कर बात कर। बड़ी बहू से इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती? माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस जो मन में था वो निकल गया। राधिका घर की पुरानी रसोई में अकेले खाना बना रही थी। सुबह से अब तक उसे एक पल भी आराम नहीं मिला था। माँ जी को तो बस बड़ी बहू सरला में ही देवी दिखती है और मैं तो बस इस घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तभी राधिका का पति संजय रसोई में आता है। राधिका, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? नहीं जी, आप तो बस मजदूरी पर जाने की तैयारी कीजिए, जैसा कि आपके घर वालों को पसंद है। मैं घर का काम अकेले ही कर लूंगी। राधिका, माँ को कुछ समझाना बहुत मुश्किल है। वो बचपन से ही भैया को ज्यादा मानती आई है और बहू के रूप में भी वो सरला को ही देखती हैं। दोपहर में आंगन में चारपाई पर माँ और सरला बैठी थी। सरला बेटी, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तेरे भाग्य से ही मेरे घर में पोती हुई है। माँ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। और उस राधिका को देखो, वो तो बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहती है। हाँ, बस खुद को ही चालाक समझती है वो। तेरे जैसे संस्कार थोड़े ही हैं उसमें। राधिका दूर से ये सब सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात में सब खाना खा चुके थे। राधिका चुपचाप बर्तन धो रही थी। राधिका, तुम्हें बुरा लगा जो माँ ने कहा? देखो, मैं माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं जी, अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन दर्द तो होता ही है ना। राधिका, हम अभी कुछ बदल तो नहीं सकते, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहू, संजय को समझा दो कि राधिका को ज्यादा सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं। औरतों को उनकी जगह पता होनी चाहिए। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। अगली सुबह राधिका रोज की तरह जल्दी उठकर चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। बाहर से माँ और सरला के हंसने की आवाज आ रही थी। मेरी तो हर सुबह एक जैसी होती है, कोई बदलाव नहीं, बस काम, ताने और तिरस्कार। क्या यही लिखा था मेरे भाग्य में? तभी राधिका की सास रसोई में आती है। राधिका, सरला के लिए अदरक वाली चाय बना देना। आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। मेरी भी तो रात से तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा। ओह, अब बीमारी के बहाने बनाने भी सीख लिए तूने। अरे, सरला से कुछ सीखो जो बिना शिकायत सब करती है। राधिका चुपचाप आंसू रोकते हुए चाय में अदरक डालने लगती है। उधर बड़ा भाई नरेंद्र काम से लौटता है। माँ, मैं आ गया। आओ बेटा, थक गया होगा ना। सरला, जल्दी से पानी ला। अभी लाई माँ जी। राधिका सब देख रही थी कि किस तरह बड़े बेटे और बहू का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन उससे कोई कुछ नहीं पूछता। इसके बाद आंगन में पूरा परिवार साथ बैठता है, केवल राधिका को छोड़कर। नरेंद्र बेटा, हमें अपनी पोती के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम करना होगा। तेरी बेटी बहुत होशियार है। हाँ माँ, कल ही शहर चलकर देखता हूँ। अरे हाँ, हमारी पिंकी तो सब में अव्वल आएगी। माँ, राधिका भी तो पढ़ी लिखी है, वो भी घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है। इस बहाने कुछ कमाई हो जाएगी। हमें किसी पर्दे से इनकी पढ़ाई की जरूरत नहीं। हमारी बहू तो सरला है, राधिका तो बस बोझ है।
पूरे आंगन में सन्नाटा छा जाता है। राधिका कलेजे पर हाथ रखकर दूर खड़ी ये सब सुनती है। रात में संजय और राधिका अपने कमरे में बात कर रहे थे। राधिका, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारा पति होकर भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसा मत कहिए, आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप हैं तभी मैं ये सब सह पा रही हूँ। एक दिन सब बदलेगा राधिका, बस थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य की भी एक सीमा होती है जी। पता नहीं कब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। अगले दिन गांव की चौपाल पर संजय की माँ दूसरी औरत से बात कर रही थी। आपकी सरला तो बड़ी किस्मत वाली निकली। सब उस पर जान छिड़कते हैं। और उस राधिका को देखो, लगता है जैसे कोई साया उस पर चढ़ा हो। हाँ बहन जी, मेरी सेहत का ख्याल भी मेरी बड़ी बहू सरला ही रखती है। राधिका घर में तो है लेकिन मन में नहीं। बिना संतान के बहू का क्या मोल। राधिका ये बात सुन लेती है। जो पास से पानी का मटका लेकर गुजर रही थी, उसका चेहरा तमतमा उठता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शाम को अपने कमरे में माँ बिस्तर पर लेटी थी। उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। राधिका उनके पास बैठकर उनका सिर दबा रही थी। माँ जी, आज आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं। चलिए अस्पताल चलते हैं। नहीं, जरा सी थकान है। सरला से कहो तुलसी का काढ़ा बना दे। मैं बना लाती हूँ माँ जी, लेकिन मुझे लगता है अब देर नहीं करनी चाहिए। तभी संजय कमरे में आता है। राधिका ठीक कह रही माँ, आपकी हालत ठीक नहीं है। मैं भैया को बुलाता हूँ। नरेंद्र भी तुरंत माँ के पास आ जाता है। क्या हुआ माँ को? भैया, अचानक से माँ के हाथ पैर ठंडे हो गए और इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। चलो देर मत करो, गाड़ी निकालो संजय, माँ को तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। दोनों भाई माँ को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। डॉक्टर उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। दोनों भाई बाहर बेचैन खड़े थे। राधिका और सरला पास में चुपचाप बैठी थी। आप बहुत देर से लाए हैं। इनकी हालत पहले ही बहुत बिगड़ चुकी थी। इन्हें सीवियर कार्डियक अटैक हुआ था। हमें खेद है, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। चारों और सन्नाटा छा जाता है। सरला रोने लगती है। राधिका की आंखों से भी आंसू बहते हैं। माँ ऐसे कैसे चली गई? मैं तो उन्हें अपनी बेटी के स्कूल एडमिशन के लिए अपने साथ शहर ले जाने वाला था। माँ को कभी खुद की चिंता ही नहीं थी। वो हमेशा दूसरों की चिंता में ही लगी रहती। इसके बाद दोनों भाई और गांव के कुछ बुजुर्ग मिलकर बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। 1 महीने बाद आंगन में दोनों भाई बैठकर माँ की जमीन जायदाद के कागजात ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक पुरानी लोहे की पेटी मिली, जिसमें माँ की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज रखे थे। राधिका और सरला थोड़ी दूरी पर बैठी ये सब सुन रही थी। देखो संजय, कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन है और ये पुराना घर। अब हमें इसे आपस में बांटना है। हाँ भैया, आधा आधा बांट देते हैं, यही ठीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा परिवार बड़ा है, मेरी बेटी है, आगे उसका भविष्य भी देखना है। तो क्या भैया, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मेरा भी परिवार है और मैं भी इस जमीन का बराबर का हिस्सेदार हूँ। सुन, माँ मरने से कुछ दिन पहले मुझसे बोली थी कि संजय की कोई संतान नहीं है तो तेरे जिम्मे ही सब कुछ रहेगा, इसलिए तुझे सिर्फ 30% हिस्सा मिलेगा। भैया, माँ ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने कुछ लिखकर छोड़ा है। अगर ये बात सच थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? माँ को लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुझसे मुंह से कहा था, अब तू माने या ना माने, मुझे तो 70% हिस्सा चाहिए। इतना सुनते ही संजय और राधिका निराश होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। राधिका संजय से कहती है, अब माँ भी नहीं रही जो सच का फैसला कर सके, और आपके भैया इतने चालाक हैं कि वो आपकी कोई बात नहीं चलने देंगे। मैं झगड़ा नहीं चाहता राधिका, पर अन्याय भी नहीं सह सकता। माँ के पक्षपात ने भैया को लालची बना दिया। संजय, अब फैसला तुम्हें करना होगा।
अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि करने वाला। उधर सरला और नरेंद्र खुशी से आपस में बातें कर रहे थे। आपने सही किया जो जमीन का 70% अपने पास रखा। यदि हम उन्हें बराबर का हिस्सा देते तो हमें क्या बचता? हाँ, मैं बड़ा हूँ और जमीन का ज्यादा हिस्सा रखने का हक मुझे ही है। सुबह का समय था। संजय और राधिका अपनी 30% हिस्से की छोटी सी जमीन पर खड़े थे। दोनों के हाथों में बीज की थैली थी। सामने की ओर नरेंद्र का बड़ा खेत फैला हुआ था। राधिका, जमीन भले ही कम है लेकिन हमारी मेहनत सच्ची है। मैं चाहता हूं कि हम बिना किसी झगड़े के अपने हिस्से की खेती शुरू करें। इसके बाद दोनों मिलकर खेत की खुदाई शुरू कर देते हैं। नरेंद्र हल से अपनी बड़ी जमीन जोत रहा था। वो अपने बड़े हिस्से को देखकर बहुत खुश था। तभी उसकी पत्नी सरला पानी लेकर आती है और हंसते हुए नरेंद्र से कहती है, जरा देखो तो हमारा खेत कितना फैला हुआ है। इतनी बड़ी जमीन देखकर मन को कितनी शांति मिलती है। और उन दोनों को देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी बाड़े में खेती कर रहे हों। चिंता मत करो सरला, माँ का आशीर्वाद हम पर है। अब देखना हमारी फसल कैसे लहलहाएगी। संजय तो बस पढ़ा लिखा किसान है, असली खेती करना उसे आता नहीं है। वो क्या जाने कि अच्छी फसल के लिए क्या करना पड़ता है। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने ये सब देख लिया। देखो भाई, नरेंद्र को कितना घमंड है। जमीन का बड़ा हिस्सा मिल गया तो वो अपने भाई को ही नीचा दिखा रहा है। सच कहा। माँ ने सारा काम और पैसा उसे दिया, फिर भी उसे चैन नहीं है। उसने अपने ही भाई से धोखा किया। जमीन भले ही बड़ी हो, लेकिन अगर उसमें सच्ची मेहनत और ईमानदारी ना हो तो वो कभी फल नहीं देगी। मुझे तो संजय की मेहनत पर भरोसा है। उसके पास जमीन कम है पर इरादे पक्के हैं। गांव वाले आपस में धीरे धीरे बात करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। नरेंद्र और सरला को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि गांव वाले उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे दोनों अपनी बड़ी जमीन के घमंड में चूर थे, जबकि संजय और राधिका शांत मन से अपने काम में लगे थे। कुछ हफ्तों बाद दोनों भाइयों के खेतों में फसल उगने लगी थी। नरेंद्र का खेत फैला हुआ था, लेकिन उसमें जगह जगह सूखापन और पौधे मुरझाए हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जमीन में जान ही ना हो। वहीं दूसरी ओर संजय का छोटा सा खेत हरा भरा और स्वस्थ पौधों से भरा हुआ था। हर पौधा लहलहा रहा था, जैसे धरती माता मुस्कुरा रही हो। गांव वाले जो रोज खेतों से गुजरते थे, यह देखकर हैरान थे और आपस में चर्चा करने लगे। अरे भाई, उस नरेंद्र का बड़ा खेत देखो। इतनी बड़ी जमीन फिर भी सूखी पड़ी है। हाँ, और ये संजय का छोटा सा टुकड़ा देखो। कितनी कम जमीन में भी उसकी फसल कितनी लहलहा रही है, जैसे खेत में सोना उगा हो। यही होता है सच्ची मेहनत का परिणाम। नरेंद्र ने तो काम बैलों से करवाया और जमीन को समय पर खाद और पानी नहीं दिया, लेकिन संजय ने अपने हाथों से खेत की खुदाई की और बीज डाला। उसकी मेहनत रंग लाई है। संजय भाई जैसे लोग ही गांव का नाम रोशन करते हैं। ये तो साफ दिखता है कि जो काम सच्चाई और ईमानदारी से किया जाता है, उसका फल हमेशा मीठा होता है। गांव वाले संजय की लगन और मेहनत की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और नरेंद्र अपने सूखे खेत को देखकर अंदर ही अंदर परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। रात का समय था और हल्की बारिश हो रही थी। संजय और राधिका एक दूसरे को देख रहे थे। कभी कभी लगता है कि माँ ने जो किया वो शायद हमारी परीक्षा थी। हाँ, और हम उस परीक्षा में पास होंगे क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। अगली सुबह खेत में हल्की बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आ रही थी। संजय अपने खेत में खड़ा फसल को निहार रहा था। राधिका टिफिन लेकर आती है और फसल को लहलहाता देखकर खुश होती है। देखिए ना जी, हमारे छोटे से खेत की फसल कितनी हरी भरी है। लगता है जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। राधिका, ये सब तुम्हारे भरोसे
और हमारी सच्ची मेहनत का फल है। हम कमजोर नहीं हैं, बस शांत हैं। दूसरी ओर नरेंद्र का खेत सूखा था और उसमें कीड़े लग गए थे। नरेंद्र परेशान चेहरे के साथ खेत का मुआयना कर रहा था। सरला उसके पास खड़ी थी। ये क्या हाल हो गया है हमारी फसल का? इतनी बड़ी जमीन और फसल आधी भी नहीं बची। मुझे लगता है कि हमारी फसल को पानी समय पर नहीं मिला और बीज भी अच्छे नहीं थे, ऊपर से कीट भी लग गए। अब हम क्या करेंगे? वो देखो, संजय की छोटी जमीन में इतनी फसल और हमारे यहाँ सब चौपट। उसे तो बस किस्मत का साथ मिला है, मेहनत करना उसके बस की बात नहीं है। कुछ दिन बाद गांव की मंडी में सभी किसान अपनी फसल बेचने आए थे। संजय अपनी फसल लेकर पहुंचता है। व्यापारी उसकी फसल देखकर दंग रह जाते हैं। वाह संजय जी, ऐसा शुद्ध अनाज बहुत समय बाद देखा है। हम इसके बाजार भाव से भी ज्यादा दाम देंगे। धन्यवाद साहब, ये सब मेहनत और धरती माँ की कृपा है। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र खड़ा था, जिसकी फसल व्यापारी वापस कर देते हैं। आपके अनाज में नमी और कीट हैं, हम नहीं ले सकते नरेंद्र जी। ठीक है, कुछ दाम दे देना, पर मेरा अनाज खरीद लो। माफ कीजिए, हम नहीं ले सकते, ये हमारे गोदाम में सड़ जाएगा। गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। भाई, इस बार तो संजय ने कमाल कर दिया। इतनी कम जमीन में इतनी बढ़िया धान की फसल, मानो खेत में सोना उगाया हो। सच कह रहा है तो हम लोगों की तो 8-8 बीघा की फसल भी उसके सामने फीकी लग रही है। लगता है उसने जैविक तरीका अपनाया, खाद भी खुद बनाई और समय पर खेत की देखभाल की। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ साल बाद अब संजय के पास आधुनिक ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और एक गोदाम था। संजय ने अब कई गुना जमीन बढ़ा ली थी। राधिका एक रजिस्टर में हिसाब लिख रही थी। तभी संजय एक व्यापारी से मिलकर लौटता है। राधिका, इस बार की फसल ने हमारी मेहनत को 4 गुना कर दिया। मैंने गांव के पास की 2 बीघा जमीन और ले ली। ये तो बहुत खुशी की बात है संजय जी। ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत रंग लाई है। रात का समय था, घर में सन्नाटा था। नरेंद्र की बेटी बिस्तर पर लेटी थी, जो बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो गई थी। नरेंद्र और सरला उसकी ओर चिंतित निगाहों से देख रहे थे। ये जी दवाई की आखिरी खुराक भी दे दी। डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन जरूरी है। 2 बीघा जमीन बेच चुका हूँ, अब कुछ भी बचा नहीं। ऊपर से सेठ हर दिन आकर धमकाता है। मेरे पास एक रास्ता है, हम संजय से मदद मांगेंगे। संजय से? मैं उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। सुनिए जी, अब बात अहंकार की नहीं, हमारी बेटी की जान की है। अगर आज माँ जिंदा होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, कल सुबह चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह संजय और राधिका तुलसी में पानी चढ़ा रहे थे। सामने नरेंद्र और सरला हिचकिचाते हुए आते हैं। संजय दोनों को देखकर चौंक जाता है। भैया भाभी, आइए, अंदर आइए। कैसे आना हुआ? दीदी आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं राधिका, आज हम कुछ मांगने आए हैं। संजय, मेरी हालत तुमसे छिपी नहीं है। बेटी बीमार है और इलाज जरूरी है। 2 बीघा जमीन बिक चुकी है, अब बस वो बची है जिसे कभी मैंने माँ के बहाने तुमसे छीन लिया था। भैया आप बैठिए, ये घर भी आपका है और हम भी। कहीं कितना चाहिए? संजय, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, तुमसे तुम्हारा हिस्सा छीना और बदले में आज मैं खुद ठोकर खा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं कल ही अस्पताल का पूरा खर्च उठाऊंगा और सेठ का कर्जा भी चुका दूंगा। संजय, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, तुमसे तुम्हारा हिस्सा छीना और बदले में आज मैं खुद ठोकर खा रहा हूँ। भैया, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो कुछ भी हुआ वो सबक था, लेकिन हम अब भी भाई हैं और भाई मुसीबत में साथ नहीं आएगा तो कौन आएगा? उधर राधिका और सरला आपस में बात कर रही थीं। राधिका, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, पर आज जब सब छिन गया तब एहसास हुआ कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता। दीदी, बीते दिनों को भूल जाइए।
अब हमें मिलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। कुछ दिनों बाद घर में सब मिलकर बैठते हैं। राधिका, अगर तुम ना होती तो आज हम ना जाने किस हालत में होते। दीदी, घर में जब कोई गिरता है तो दीवार बनकर नहीं, हाथ बनकर उठाना चाहिए। संजय, मैंने माँ के पक्षपात को सच मान लिया और तुझे पराया समझा। आज समझ में आया कि जमीन बढ़ सकती है पर भाईचारा नहीं। अगर माँ होती तो शायद आज वो भी गर्व करती कि हमने अपने रिश्तों को बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और अहंकार से कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन सच्ची मेहनत, ईमानदारी और रिश्तों का महत्व हमेशा बना रहता है। जब परिवार एक दूसरे का साथ देता है तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं लगती।